सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले के बारे में, जो कि 13 जुलाई को सुबह 5 बजे भारतीय समय अनुसार खेला जाएगा सेंट लूसिया में। तो आप सबको पता है कि मैचेज जो सुबह के दौरान हो रहे हैं 5 बजे, वो भी तो हम बात करेंगे किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट और रिटर्न मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें लॉजिक जो है समझ में आए। ठीक है, तो एक वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करोगे तो जितने भी अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होती है या फिर कोई भी प्लेइंग 11 होती है, मैं उसको डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, उससे आप बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट कुछ भी है, सजेशन भी है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर सकते हो। ऐसे ही प्रॉफिटेबल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मुझे फ्री मोटिवेशन मिलेगी, आपको फ्री कंटेंट मिलेगा और आपको इससे प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, और अगर आप अभी तक सिक्सर एप्लीकेशन पे नहीं हो तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो फ्री स्टॉक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने किसी से पैसा लिया हुआ है इस प्रमोशन करने के लिए। बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कोई भी प्रमोशन नहीं है। चलो फटाक से आप वीडियो शुरू करते हैं, देर नहीं करते। तो बात करें जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दोनों मैच में धाराशाही किया हुआ है। हालांकि पिछले ही मुकाबले में तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बुरा, मतलब स्टार्ट ही काफ़ी ख़राब हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का। वहीं जिस प्रकार से 190 प्लस की स्कोर वेस्ट इंडीज़ ने खड़ा करा, तो देख के लगता है, आपने देख लिया होगा, अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पिच किस प्रकार से पहले मैच में काम किया और पिच दूसरे मैच में किस प्रकार से काम करी है। जिस प्रकार से सिमरन हेटमेयर ने बताया था कि 2 पेस्ड विकेट है, मतलब कि जो विकेट है वो कभी बॉल बैट्समैन जो जज ही नहीं कर पा रहा है कि विकेट बॉल जो है किस हाइट पे आएगी। लाइक समझ सकते हो, 2 पेस्ड विकेट होता है कि जब बॉल एक लाइन लेंथ पे गिरे और उसके बाद से अलग अलग हाइट के पे डिलीवर हो। समझ रहे हो, इस तरीके से कुछ मैं एक बार से आपको ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ कि 2 पेस्ड विकेट क्या होता है। बॉल मान लो एक लेंथ पे गिर रही है लगातार, ठीक है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो बैट्समैन जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी हाइट कभी इस प्रकार से ऊपर हो जा रही है, कभी नीचे हो जा रही है। तो आपने खुद देखा भी होगा मैच के दौरान, जब क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे तो जोस हैजलवुड ने जब बॉलिंग कराई थी तो गेल को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। काफ़ी टाइट ओवर कराया था वहाँ पे हैजलवुड ने, क्योंकि बॉल की हाइट गेल को अंदाज़ा लग ही नहीं पा रहा था कि वो कब ऊपर आएगी कब नीचे आएगी, और गेल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको हुई थी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। हालांकि ये जब वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे मुकाबले में काफ़ी तेज़ तर्रार पारी के लिए और 190 की स्कोर इन्होंने खड़ा करा, तो फिर उससे पता चला कि यार फिर विकेट इस प्रकार से भी परफॉर्म कर सकती है, स्कोर भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। हालांकि एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नहीं था, 160-70 का ही था, लेकिन उसको भी उन्होंने क्रॉस करा हुआ है। तो हो सकता है भाई वेस्ट इंडीज़ कुछ भी कर सकती है, पिटाई में तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते ही रखते हैं। ठीक है, फटाफट से देखो कौन से प्लेयर के ऊपर अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। निकोलस पूरन कैप्टनशिप कर रहे हैं, और देखो निकोलस पूरन आपको हो सकता है, मैं अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ये आपको ओडीआई में खेलते हुए नजर नहीं आए। अगर कायरन पोलार्ड की वापसी नहीं हो पाती इस पूरे सीरीज में, तो ही आप निकोलस पूरन शायद आपको ओडीआई में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि जो से होप हैं उनकी वापसी कराई जाएगी ओडीआई मैचेस में, और से होप भी कीपर हैं। तो हो सकता है कि निकोलस पूरन को चांसेस न मिले, तो देखते जाओ, पता नहीं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर ये स्क्वाड में है तो इनके 4 मैचेस तो आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो इनको बाई करने से हिचकिचाना मत, बाई कर सकते हो, प्राइस लो है, प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। किसी भी मैच में अगर 15 रुपये का ये प्रॉफिट आपको देंगे तो वहाँ से आप सेल कर कर एग्जिट कर सकते हो। जिस प्रकार से आपने देखा कि सिमरन हेटमेयर में दूसरे ही मैच में अच्छी पारी खेली, तो जिन लोगों ने बाई करके रखा होगा 30-35 के प्राइस में, उन्होंने 43 के अराउंड में उनको बेच दिया होगा, प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा। मैंने खुद उनको बाई किया तो मैंने सेल कर दिया। मैंने होल्ड अभी भी नहीं किया हुआ, क्योंकि देखो हेटमायर को हम लोग बहुत पहले से, लगभग मैं बता दूं कि आईपीएल से हम इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, इनको बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। तो जैसे इनको प्रॉफिट इन्होंने दिया, मैंने उनको सेल कर दिया, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक होल्ड करना भी ठीक नहीं है, पैसा फंसाना भी ठीक नहीं है। तो आप निकोलस पूरन के ऊपर अगर ऑलरेडी ट्रेड किए हो तो छोड़ दो, नहीं किए हो तो ट्रेड कर सकते हो। फटाफट आगे देखते जाओ। क्रिस गेल देखो 43 के प्राइस पे आ चुके हैं। गेल काफ़ी अच्छे प्लेयर आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको अपना एक लॉजिक बता रहा हूँ कि जब से मैंने देखा गेल नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, चाहे वो आईपीएल में बैटिंग कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल में कर रहे हो या फिर पीएसएल में कर रहे हो, जहाँ भी ये नंबर 3 पे आ रहे हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छे से। हालांकि आप पिछले कुछ सीजन्स आईपीएल को उठा के देखो, जब गेल ओपन किया करते थे, चाहे वो किंग 11 पंजाब के लिए हो, चाहे वो आरसीबी के लिए हो, तो वहाँ पे उन्होंने कितनी अच्छी पारियाँ खेली हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार पारियाँ खेली हैं। और कुछ सीजन और पीछे जाओगे तो जब गेल
आरसीबी में नए नए आए थे, जब गेल आरसीबी को ज्वाइन किया था उन्होंने, तो किस प्रकार से उन्होंने बैटिंग करी है, किस प्रकार से उन्होंने सेंचुरी लगाया ओपन करते हुए, और काफ़ी पिटाई करी थी। उस टाइम गेल वेट नहीं करते थे, पहले ही गेंद से पिटाई शुरू कर दिया करते थे। लेकिन अभी गेल ने पता नहीं क्या एक नया तरीका अपनाया है कि वो पहले शुरू के 10-15 गेंदे तो वो डिफेंड ही कर रहे हैं, मतलब डिफेंड करते हैं, गेंदों को रोक के खेलते हैं, टाइम लेते हैं, उसके बाद वो हिट करने में विश्वास रख रहे हैं। तो हालांकि जब ये डिफेंड करने जा रहा है तो विकेट्स चली जा रही है, तो पता नहीं लॉजिक क्या है, क्या दिक्कत है गेल को कि अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या तो नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, ये दिक्कत कर रहा है। क्योंकि मैंने लंबे अरसे से गेल के बल्ले से कोई अच्छी पारी नहीं देखी है। अब ये तो खैर टीम मैनेजमेंट जैसा कर रही है वैसा है कि नंबर 3 पे भेजे, नंबर 4 जहाँ मर्जी भेजे, लेकिन गेल अच्छे प्लेयर है, होल्ड करके रखोगे तो किसी भी दिन 15 रुपये का अगर इन्होंने प्रॉफिट दिया तो आप वहाँ से सेल करके एग्जिट कर लेना। ठीक है, बात करें सिमरन हेटमेयर की, तो आप ट्रेड करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही कि होगी। आपने ऑलरेडी इनको 30-35 के रुपए में बाई किया होगा, तो होल्ड करके रखो, मर्जी या फिर सेल कर दो। 43 के प्राइस में मैं नहीं बोलूँगा कि यार हेटमायर को बाई किया जाए। जिस प्रकार से यार किसी 10 मैच में 1 या 2 मैच में परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। मुझे कंसिस्टेंट प्लेयर काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं लैंडन सिमंस पे काफ़ी विश्वास रखता हूँ, एविन लेविस पे रख सकता हूँ, गेल पे रख सकता हूँ, लेकिन गेल पे भी उतना नहीं जितना मुझे लैंडन सिमंस पे विश्वास है, एरन फिंच पे विश्वास है। इस तरह के जो थोड़े स्टेबल प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। मैथ्यू वेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देंगे आपको। तो ऐसे प्लेयर हेटमायर को मैंने लगभग आप सबने भी लंबे अरसे से फॉलो किया होगा, तो किसी एक मैच में अच्छा पारी खेलते हैं, फिर 2 मैचेज से शांत रहते हैं, तो ये तरह का जो है परफॉर्मेंस आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आप देख सकते हो मिचेल मार्श किस प्रकार से कंसिस्टेंटली इन्होंने रन बनाया 2 मैचेस में, और प्राइस इनकी कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। तो कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, साथ ही साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो। ठीक है, तो हेटमायर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, प्राइस लो है, लेकिन मैं फिलहाल खुद को रोकूंगा, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने जो ट्रेड किया था उसको भी मैंने सेल कर दिया है। बात करें आंद्रे फ्लेचर की, तो पिछले मुकाबले में खेलते हुए नजर आए थे एविन लेविस की जगह, लेकिन इन्होंने भी कुछ अच्छी पारी नहीं खेली थी, कुछ लंबी पारी नहीं ले गए थे। तो हो सकता है कि एविन लेविस की वापसी हो, अगर वापसी होती है तो बाई मत करना, भी प्लेइंग 11 आने के बाद ही बाई करना। तब आपको मैच के दौरान एविन लेविस की प्राइस 52 तक के शायद अराउंड पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ पे बाई ज़रूर कर लेना। 52 के आसपास या 50 के आसपास बाई करोगे एविन लेविस को, तो 60, 65, 70 तक इनकी प्राइस जा सकती है, कोई भी दो राय नहीं है। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी लंबी पारी इन्होंने खेली है हर ग्राउंड पे। आंद्रे फ्लेचर के मुकाबले तो एविन लेविस काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। आंद्रे फ्लेचर के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो अगर आप ये खेलते हुए नज़र आ सकते हैं तो। बात करें आगे देखते जाओ, फैबियन एलन तो 53 पे हैं, तो फिलहाल मैं नहीं बोलूँगा कि ट्रेड करो। और कायरन पोलार्ड तो खेल ही नहीं रहे। लैंडन सिमंस भी 58 पे, अगर ये 50 के आसपास मिलते तो मैं बोलता है कि ट्रेड कर लो लैंडन सिमंस के ऊपर भी। मैंने आपको खुद बताऊं, मैं 55 के अराउंड में मैंने लैंडन सिमंस को बाई किया, क्योंकि इनकी ऑल टाइम हाई 70 के ऊपर ही जाती है, तो 10-5 का भी प्रॉफिट होगा तो मैं इनको सेल कर लूँगा। हालांकि अब मैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस खुद के ऊपर डाल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हाई प्राइस लो प्राइस के ऊपर। मैं हाई प्राइस वाले प्लेयर्स को बाई करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं अच्छे भाई, हमको रिटर्न से ही मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हो जेसन होल्डर, आंद्रे रसल और डेवन ब्रावो, इन सबको छोड़ दो, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई है, तो इससे अच्छा है कि आप लो प्राइस वाले प्लेयर को बाई करो, होल्ड करो, प्रॉफिट जरूर होगा और अच्छा खासा रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार से रिवाइज करा दूँ तो निकोलस पूरन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, साथ ही साथ आगे देखते जाओ तो क्रिस गेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सिमरन हेटमेयर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और बाकी आप किसी भी प्लेयर के ऊपर, आंद्रे फ्लेचर के ऊपर भी कर सकते हो। मैं एक तरह से रख देता हूँ, ओपन करते हैं अगर खेलते हैं तो आंद्रे फ्लेचर और एविन लेविस के ऊपर थोड़ा सा जो है इन दोनों में से किसी एक को ही आपको बाई करना पड़ेगा, जो भी बैटिंग जो भी खेलने आपको दिखे। ठीक है, बाकी किसी भी प्लेयर के ऊपर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड काफ़ी खराब चल रही है, समझो बुरा दौर चल रहा है, और यही सबसे बेस्ट मौका है आपको ट्रेड करने का, क्योंकि आप सबको भी पता है ऑस्ट्रेलिया किस टाइप की टीम है, कभी भी ओवरकम कर सकती है। और ओवरकम आप देखना कि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में किस प्रकार से ओवरकम करेगी, आप ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस हैं ओडीआई के, उसमें किस प्रकार से परफॉर्म करती है। मुझे ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है, स्टेबल टीम है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी अपने नंबर 1 बैट्समैन और प्लेयर्स के साथ नहीं आई है, सेकंड स्ट्रीम की टीम है, समझ जाओ। इनके पास ना ही ग्लेन मैक्सवेल है, ना स्टीवन स्मिथ है, ना डेविड वार्नर है, तो ये सारे अच्छे प्लेयर भाई अभी रेस्ट पे हैं। जिस दिन वापसी करेंगे फिर आप जानते हो उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, ये ग्लेन मैक्सवेल, ये सब जो प्लेयर्स हैं भाई जब वापसी करेंगे तो फिर आप जानते हो स्टीवन स्मिथ, फिर ऑस्ट्रेलिया भाई, तो समझ सकते हो आप। अभी तो इन्होंने नए प्लेयर्स को चांसेस दिए हैं कि ठीक है भाई देखो पिचेस समझो खेलो, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट पिक फॉर मी एटलीस्ट। ओके, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट वेस्ट इंडीज़ कहीं ना कहीं मजबूत है, ये बात भी माननी है, क्योंकि आप देख लो वेस्ट इंडीज़ को अगर टेस्ट मैचेस में ओडीआई में तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। चलो
बात करें देखो एजे टर्नर जो एस्टन टर्नर है शायद से आपको ओडीआई में खेलते हुए नज़र आ ही जाएंगे। अगर T20 में इनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं तो शायद आपको ओडीआई में खेलते हुए नजर आए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर टीम देखेगी परफॉर्मेंस खराब चल रहा है तो बेन मैकडॉर्मेट को हटा के एजेंट एस्टन टर्नर को जरूर से चांसेस दे सकती है। हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है एस्टन टर्नर को ओडीआई में मौका ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। वहीं अगर आप देखना अगर बेन मैकडॉर्मेट खेल रहे हैं तो इनके ऊपर फिलहाल देखो यार चांसेस तो मिल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर अब ऑस्ट्रेलिया जागती है और ये परफॉर्मेंस लाती है तो इनके टॉप में 4-5 बैट्समैन है भाई, वही टीम मैच जिता के वापस आ जाएंगे। बेन मैकडॉर्मेट को 10-15 बॉल से ज़्यादा खेलने को नहीं मिलेगी तो प्राइस मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेन मैकडॉर्मेट काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो बीबीएल में बनाया हुआ है या फिर जहाँ इनको चांसेस मिलते हैं बैटिंग ऊपर करने आते हैं। ठीक है, उम्मीद है लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब नंबर 5-6 पे बैटिंग करते हुए आप चाहो कि बेन मैकडॉर्मेट अच्छा पारी खेल दे तो मुश्किल है, तो इसीलिए मैं इनके ऊपर बोलूँगा कि छोड़ दो, अभी ट्रेड मत करो, प्राइस इनकी और नीचे जाएगी अगर ये खेलते हैं तो। वहीं बात करें जॉस फिलिपी की तो आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग भी मिल जा रही है, नंबर 3-4 पे बैटिंग करते हुए नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आ जा रहे हैं और प्राइस भी काफ़ी अब लो चली गई है। जोस फिलिपी हालांकि अगर ओपन करते हो तो बात कुछ अलग होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। अभी भी ओडीआई आनी बाकी है तो ओडीआई में चांसेस तो पूरे मिलते ही मिलते हैं। बात करें आगे देखते जाओ, मिचेल स्टार्क वगैरह छोड़ दो भाई, बॉलर्स के ऊपर ट्रेड मत करो, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में डर लगता है भाई बॉलर्स के ऊपर ट्रेड करने में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ऐसे हैं भाई, हुलिया बिगाड़ देते हैं कभी कभी तो। बात करें मॉर्जेस हेनरिकेज की तो ऊपर जरूर भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हालांकि मैंने मॉर्जेस हेनरिकेज को बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा है, बैटिंग से थोड़े बहुत इन्होंने पहले ही मुकाबले में 2 छक्के आके ही इन्होंने तुरंत 2 छक्के लगाए थे तो वहाँ पर लगा कि ये भाई कुछ कर सकते हैं, उसके बाद फिर वापसी इन्होंने नहीं करी, अच्छी पारियाँ इन्होंने नहीं खेली, लेकिन इनको होल्ड करके रख सकते हो। उम्मीद है कि ये आपको बॉलिंग कराते हुए भी नज़र आ जाएं और साथ ही साथ बैटिंग भी करते हुए अच्छे खासे नज़र आ सकते हैं, तो हेनरी केस को होल्ड कर सकते हो। हालांकि 50-50 मान के चलो प्रॉफिट और लॉस के जो चांसेस हैं। वहीं बात करें अभी देखो मार्कस स्टोइनिस भी नहीं है भाई, अदरवाइज आप जानते हो मार्कस स्टोइनिस किस प्रकार से आईपीएल में परफॉर्म किया, बीबीएल में तो भाई मार्कस स्टोइनिस गजब के फॉर्म में होते हैं। तो अभी अच्छे प्लेयर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में भाई, जी इनके नंबर 1 प्लेयर्स वो अभी रेस्ट पे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ कुछ ज़्यादा ही रन मार रही है, देखते हैं, वरना ऑस्ट्रेलिया को पता है भाई किस प्रकार की टीम है। तो मैथ्यू वेड देखो 43 पे आ चुके हैं, पिछले ही मुकाबले में 0 पे आउट हो गए, तो ये मत समझना कि ये काफ़ी ख़राब प्लेयर है, ओपन कर रहे हैं भाई। और चाहे वो T20 हो चाहे वो ओडीआई, काफ़ी ज़बरदस्त पारियाँ खेली, ऑल टाइम इनकी 75 की है, तो समझ सकते हो प्लेयर किस फॉर्म में है, किस लेवल का प्लेयर है मैथ्यू वेड। ठीक है, देखते जाना फिर मैथ्यू वेड के ऊपर तो ट्रेड कर ही लेना, भूलना मत। और आगे देखते जाओ एरन फिंच, यार पता नहीं लोग इनके ऊपर ट्रेड अभी नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लोग एरन फिंच को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में ले रहे थे जब इनकी प्राइस 50 थी, जब इनकी प्राइस 47 हुई, अब देखो 43 है तो कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा। लेकिन ये बेस्ट मौका है, जब प्लेयर अपने बुरे स्थिति में बुरे कंडीशन में हो तभी उसके ऊपर आप ट्रेड करो, तुम उसके बुरे वक्त में काम आओगे तो प्लेयर जो है तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। ठीक है, तो अगर एरन फिंच को 43 में बाई करोगे तो भाई जानते हो कि एरन फिंच 172 इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल हाईएस्ट स्कोर जो है वो एरन फिंच का ही है, तो समझ सकते हो भाई क्या प्लेयर है जिस दिन। और ओडीआई में तो 100% है कि एरन फिंच आपको सेंचुरी लगाते हुए नज़र आ सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी मैच में आपको सेंचुरी लगाते हुए नज़र आ जाएंगे। ओडीआई में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, मैंने देखा हुआ है। बात करें आगे देखते जाओ तो कोई भी प्लेयर आपको मैं अभी फ़िलहाल तो सजेस्ट नहीं करूंगा, प्राइस हाई होती गई है और मैं हाई प्राइस वाले प्लेयर के ऊपर ट्रेड करना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा और आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। तो किसी भी प्लेयर के ऊपर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो मिचेल मार्श ना ही पैट कमिंस, किसी के ऊपर भी ट्रेड मत करो। तो एक बार से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, देखते जाओ। बेन मैकडॉर्मेट के ऊपर ट्रेड मत करना, जॉस फिलिपे के ऊपर जरूर से ट्रेड कर सकते हो, एक प्लेयर हो गए। और दूसरे प्लेयर की मैं बात करूँ तो मॉइजेस हेनरिकेज को आप कंसीडर कर सकते हो, मैथ्यू वेड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एरॉन फिंच इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 7 बजे जरूर से अगर आपने ट्रेड नहीं किया मैथ्यू वेड और एरॉन फिंच के ऊपर तो जरूर से ट्रेड कर लेना भाई, बुरे कंडीशन में चल रहे हैं दोनों 43 के प्राइस में, और आप बाई करोगे ना भाई तो किसी भी दिन चल सकते हैं और पूरा का पूरा तबाही मचा देंगे फिर। और आगे मैं किसी भी प्लेयर के ऊपर ट्रेड करने को लिए नहीं बोलूँगा। तो फिलहाल आप मैंने बता दिया एक प्लेयर जॉस फिलिपी, और उसके बाद से आते हैं हमारे मॉइजेस हेनरिकेज 2 प्लेयर, और मैथ्यू वेड और एरॉन फिंच 4 प्लेयर मैंने ऑस्ट्रेलिया से बता दिए हैं। और एक बार वेस्ट इंडीज़ के साइड से मैं बता दूँ फटाफट, तो निकोलस पूरन 1 प्लेयर, और फिर क्रिस गेल 2 प्लेयर, आंद्रे फ्लेचर 3, और फिर आपके आ जाएंगे सिमरन हेटमेयर 4 प्लेयर मैंने बता दिए, आप इन चारों के ऊपर ट्रेड
कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना कि तीसरा मुकाबला किस प्रकार से चलता है। तो फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ, तो वीडियो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता है वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो यार, मोटिवेशन चाहिए भाई, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे, वीडियोज़ देखते हो आप, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं करते हो, और आप चले जाते हो ट्रेड करते हो। तो थोड़ा सा ये दुख होता है भाई, कितना मेहनत करने का कोई तो रिजल्ट हो भाई, कोई तो मोटिवेशन मिले जिससे मैं वीडियोज़ बनाऊँ। आखिर वीडियोज़ में क्यों बनाऊँ भाई, ये चीज़ मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ जाता है खुद से कि ना आप लोग लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ यार इतना करो, कमेंट वगैरह करो, थोड़ा सा रिस्पांस दिखाओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी लगे कि मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं कम से कम मेहनत कर रहा हूँ भाई, भले प्रॉफिट कम हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, जो भी है, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। इसीलिए प्लीज़ इतना कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे जो इंस्टेंट मैसेज होते हैं वहाँ देखने को मिल जाता है। और आप सिक्सर एप्लीकेशन पर नहीं हो तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।